दोस्तों, इन चैनल मौजूद अगर मैं कुछ जनाब सियासत से बाबू की रुखसती का टाइम आ गया है और मुझे ऐसे लगता है जैसे आने वाले वक्त में बाबे चाहे जिस मर्जी जमात में हो, चाहे वो नून लीग में हो, चाहे वो पीटीआई में हो, या चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में हो, या किसी भी जमात में हो, उनके लिए टाटा गुड बाय करने का टाइम इस वजह से भी जरूरी है कि मौजूदा इतवार सियासत इन बाबों से किसी भी तरीके से कंपेटेबल नहीं है। और चूंकि मौजूदा असलूब सियासत का तब्दील हो गया है, लिहाजा सियासत करने वालों में भी तब्दीली बहुत ही ज्यादा अहमियत की हामिल है। क्योंकि वो कहते हैं ना जनाब कि जो डर गया सो मर गया। इसी सियासत के अंदर जो कि अब मुतारफ कराई गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, उसके अंदर भी यही असलूब सबसे ज्यादा अहमियत रखता है, यानी जो डर गया सो मर गया। लिहाजा इमरान खान साहब का सियासी फलसफा इसी एक मकूले या इसी एक नारे के ऊपर ही बेस करता है। इमरान खान साहब सियासत में सर्वाइवल के लिए इसी मकूले पर अमल करते हैं और दूसरों को डराने की कोशिश करते हैं। वो डर गया तो ठीक है, अदरवाइज अगर उसने डरा दिया, वो भारी बढ़ गया, तो खुद कोने पे लगकर खड़े होने को भी इमरान खान साहब किसी भी तौर पर अपने सियासी फलसफे में उसको बुरा नहीं समझते। और ये जो सबक जिसका मैंने अभी आपके सामने जिक्र किया है कि जनाब अब जमाने के जो रंग ढंग है वो बदल गए हैं और अब नौजवान सियासतदान मंजर आम पर आकर इस बात का इजहार कर रहे हैं कि जनाब आपको भी अब वही असलूब सियासत को अपनाना पड़ेगा, यानी जो डर गया सो मर गया। जो काम करना है वो कर गुजरे, देखे बगैर के जनाब इसके नतायज क्या होंगे। और अगर नौजवान सियासतदान मंजर आम पर आकर रवायती पॉलिटिशियंस को इस बात का सबक पढ़ाएं तो ये बहुत ही ज्यादा अहमियत की बात है। आप सोच रहे होंगे कि जनाब सियासत के इस दौर के अंदर, इस गर्मा गर्मी के अंदर मैं बाबों की रिटायरमेंट का जिक्र लेकर क्यों बैठ गया। तो जनाब इसके अंदर भी एक जानिब तो ये खबर पोशीदा है कि बहुत जल्द कुछ नई चीजें डेवलप होने जा रही हैं और उनसे नई चीजों के डेवलपमेंट के अंदर यानी इस शर में से खैर का एक पहलू निकलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसके साथ साथ ये पहलू भी अहमियत का हामिल है कि कभी कभार जायके को तब्दील भी कर लेना चाहिए। क्यों, ये भी एक इम्पोर्टेंट सवाल है और इस पोशीदा खबर और इस क्यों का जो है वो जवाब तलाश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले बात करते हैं सऊदी डेलीगेशन की, जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने पाकिस्तान आ गया है और इस मरतबा इस वक्त की क़यादत कर रहे हैं सऊदी सरमायाकारी के वजीर। और $2 अरब की मुमकिन तौर पर पाकिस्तान में सरमायाकारी करने के लिए जो MOUs हैं वो कल दस्तखत किए जाएंगे। सऊदी वफ्द की जो कल वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात भी होगी और सऊदी वफ्द के एजाज में निजी होटल के अंदर इशाइया भी दिया जाएगा। सऊदी वजीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज की सरबराही में आला सतही वफ्द जो है वो इस्लामाबाद पहुंच गया है। इनकी भरपूर तरीके से इनका इस्तकबाल किया गया है। सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी भी इस मौके पर मौजूद थे और पाकिस्तान की तरफ से भी इस सारी सूरत हाल के अंदर गर्म जोशी का मुजाहरा किया गया है। बताया ये जा रहा है कि सऊदी वफ्द कल नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का दौरा करेगा और साथ ही आला अस्करी हुकाम से मुलाकातें भी की जाएंगी। ये जो 30 रुकनी डेलीगेशन आया है पाकिस्तान में, ये एक जानिब तो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा और ये जो 30 रुकनी डेलीगेशन के जो दीगर अरकान है वो पाकिस्तान के अंदर मजीद सरमायाकारी के मौके और किस किस शोबे के अंदर सरमायाकारी मुमकिन है उसका भी जायजा लेंगे। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो सरमायाकारी होने जा रही है पाकिस्तान में, जो मुमकिन तौर पर $2 अरब के जो मुआहदे हैं वो किए जा रहे हैं, वो उसके लिए जो इब्तदाई पेशरफ्त है वो सऊदी क्राउन प्रिंस जनाब मोहम्मद बिन सलमान साहब के दौरे पाकिस्तान के दौरान हुई थी। और इसमें मजीद जो तेज़ी सामने आई है वो जनरल आसिम मुनीर साहब के दौरा सऊदी अरेबिया में भी सामने आई थी। अब बताया ये जा रहा है कि सऊदी अरब की जानिब से 2027 तक पाकिस्तान के अंदर जो सरमायाकारी है इसका हजम $5 अरब कर दिया जाएगा। इब्तदाई तौर पर $2 अरब की सरमायाकारी होगी। 40 कंपनियां पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी करना चाहती हैं। इस मौके पर ज़राअत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंस्ट्रक्शन मटीरियल के मुआहदे पर दस्तखत होंगे, जबकि सऊदी वफ्द पेट्रोलियम के शोबे पावर सेक्टर के मुआहदों पर भी दस्तखत करेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो सरमायाकारी का स्कोप है ये अब पहले की निस्बत बढ़ चुका है और $2 अरब की सरमायाकारी इनफैक्ट पहला कदम है
जो सऊदी गवर्नमेंट पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए लेने जा रही है। लिहाजा अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक ये ब्रेक थ्रू है और इस ब्रेक थ्रू के नतायज हम आने वाले वक्त में देखेंगे, तो ये कहना भी कुछ ज़्यादा गलत नहीं होगा कि अब मईशत की गाड़ी सही ट्रैक पर चल चुकी है, लेकिन मईशत की गाड़ी को अभी मुस्तहकम बुनियादों पर इस्तवार करने के लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेहकाम का खात्मा हो। और वो अदम इस्तेहकाम ख़ास तौर पर जो सियासतदानों की तरफ से अपनी सियासी बदअमालियों को छुपाने के लिए बर्पा किया जाता है, और उसके लिए जो सियासत है उसको का जो गुलाम है वो बनाया जाता है। लिहाजा इस सारी सूरत हाल के अंदर, जिस तरह मैंने आपसे गुफ्तगू के आगाज़ में कहा था कि बाबुओं की छुट्टी का टाइम है, और मुझे ऐसे लगता है कि ये वाला जो टेन्योर है ये मुख्तलिफ जमातों में मौजूद बाबुओं की सियासत का आखिरी इलेक्शन है, और अगले इलेक्शंस के अंदर हमें नई पॉलिटिकल लीडरशिप जो कि मौजूदा जो पॉलिटिकल ट्रेंड्स हैं उनसे हम आहंग होगी, वो हमें आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि ये सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया का दौर है, और वो सियासतदान जिनको मोबाइल ऑपरेट करके खुद अपने हाथों से ट्वीट को बनाना या ट्वीट को पोस्ट करना नहीं आता, और ट्वीट लिखने के लिए भी उन्होंने बंदे रखे हुए हैं, तो ये वाला टाइम ऐसे लोगों के लिए नहीं है। और इसका जिक्र मैंने आपसे इस वजह से किया कि कल इस्लामाबाद के अंदर एक बैठक हुई थी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नौजवान चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने सीनियर जर्नलिस्टों के साथ मुलाकात की थी। इस मुलाकात के अंदर बिलावल भुट्टो साहब का मेरी नज़र के अंदर जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जुमला था वो ये था कि जो डर गया वो मर गया। और मौजूदा सूरत हाल में उनका ये जुमला इस वजह से अहमियत का हामिल है कि हुकूमत तमाम तर इख्तियार इस्तेमाल करने के बावजूद, हुकूमत तमाम तर जोर लगाने के बावजूद आइनी तरामीम का मुसवदा अभी तक मौलाना फजलुर रहमान से या असम्बली दोनों से मंजूर नहीं करा सकी। हद तो ये है कि वो मुसवदा अभी तक मंजर आम पर ही भी नहीं आ सका, जबकि बिलावल भुट्टो साहब का ये मानना है कि ये मुसवदा अगर हम रवायती पॉलिटिकल तरीकों के साथ चल के जनाब एनू राजी कर लो उन्नू राजी कर लो वाले चक्कर में पड़े रहेंगे तो ये मुसवदा किसी भी सूरत मंजूर ही नहीं कराया जाएगा। लिहाजा जो भी मुसवदा है उसको लाकर टेबल के ऊपर रखें, ज़मीर की आवाज़ पर लब्बैक कहने वाले बेशुमार मिल जाएंगे, और इस मुसवदे को मंजूर कराएं। मंजूर करा के ये जो कटाकटी है इसको निकालें ताकि मुल्क आगे बढ़े। मुल्क आगे बढ़ेगा तभी मुल्क की सियासत के अंदर इस्तेहकाम आएगा। अलबत्ता बिलावल साहब ने जहाँ पर इस मंसूबे यानी मुसवदे के साथ आइनी अदालत के क़याम का जिक्र किया और उसकी अफादियत और मौजूदा सूरत हाल में आइनी अदालत के क़याम की ज़रूरत का जहाँ पर उन्होंने जिक्र किया, वहाँ पर उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि आइनी तरमीम पर डेडलाइन और टाइम फ्रेम हमारा नहीं है, हुकूमत का मसला है। हुकूमत के पास ज़मीर पर वोट लेने का ऑप्शन भी मौजूद है, मगर हम आइनी तरमीम पर इत्तफाक़ राय चाहते हैं। जो मर्जी चीफ जस्टिस आ जाए हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता। उनका ये कहना था कि JUI का जब ड्राफ्ट आएगा तो बैठ के देखेंगे, अभी हमारे पास किसी तरह का कोई ड्राफ्ट नहीं आया। उनका ये कहना था कि फ़ौजी अदालतों के हवाले से जो बात चल रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फ़ौजी अदालतों और मखसूस नशिस्तों पर आइनी तरमीम की मुखालफत करती है और मुखालफत करती रहेगी। हुकूमत आर्टिकल 8 और आर्टिकल 51 में फ़ौजी अदालतों और मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक तरमीम ले आई है, जिस पर पीपल्स पार्टी ने फ़ौजी अदालतों और मखसूस नशिस्तों पर तरमीम करने से इनकार कर दिया है। अब बिलावल भुट्टो का ये भी कहना था कि मखसूस नशिस्तों के हवाले से अदालतों का फैसला छुट्टी के दिन आया, जिसका चीफ जस्टिस को भी इल्म नहीं था। हम अदालती इस्लाहात चाहते हैं और सूबों के मुसावी हकूक़ चाहते हैं। हम चाहते हैं मरकज़ के साथ साथ सूबों में भी आइनी अदालतें कायम हों, इससे आवाम को फौरी रिलीफ मिलेगा। उनका ये भी कहना था कि आइनी अदालतों का मामला आज तय ना हुआ तो फिर ये जो है ना एक दिन ये मामला तय ज़रूर होगा, लेकिन उस वक्त तक पाकिस्तान के आइन और पाकिस्तान के निज़ाम ने इंसाफ को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। बिलावल भुट्टो साहब ने हालिया दिनों में जिस पॉलिटिकल मैच्योरिटी का मुजाहरा किया है और वो जिस तरीके से मामलात को लेके आगे चल रहे हैं, तो मुझे इस बात के काफ़ी हद तक इम्कानात नज़र आ रहे हैं
کہ ایک जानिब संजीदा पॉलिटिक्स और इश्यूज के ऊपर मुकम्मल ग्रिप का हामिल एक नौजवान सियासतदान सामने आ रहा है, तो दूसरी जानिब मरीम नवाज की सूरत के अंदर जिसे हम कह सकते हैं गवर्नेंस का एक नया मॉडल हमारे सामने आ रहा है। और ये जो दो सियासत के चेहरे मरीम नवाज और बिलावल भुट्टो हमारे सामने आ रहे हैं, ये मुस्तकबिल की सियासत को लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। और मुझे ऐसे लगता है कि इन दोनों के लिए भी यही हाई टाइम है कि वो सियासत के ऊपर अपना और सियासत में पॉलिसी मेकिंग के ऊपर अपनी अपनी जमातों में अपने कंट्रोल को डेवलप करें। मरीम नवाज को चाहिए कि वो मुस्लिम लीग नून के अंदर ये जो बाबों का इस वक्त राना तनवीर या ख्वाजा आसिफ टाइप करेक्टर जो है ना ऑब्सोल्यूट हो चुके हैं, इनकी अब सियासत के अंदर जो उम्र है वो ख़त्म होगी, सियासत के अंदर इनकी एक्सपायरी डेट आ गई है। इसी तरीके से पीपल्स पार्टी में वो तमाम लोग जो 1970 से इलेक्शन लड़ते आ रहे हैं, उनकी भी एक्सपायरी डेट आ गई है, उनको भी पॉलिटिकल जो टाइम फ्रेम है वो उनका ख़त्म हो चुका है, उन्होंने जितनी सियासत करनी थी कर ली है। अब नए लोगों को, नए आइडियाज़ के हामिल लोगों को सामने आना चाहिए। और मौजूदा जो तर्ज सियासत इमरान खान साहब ने सियासत में मुतारफ़ करा दिया है कि आपको दबंग अंदाज के अंदर अपने मौक़िफ़ को अग्रेसिवली लेके आगे चलना है, इसी सियासत की इस वक्त पाकिस्तान को ज़रूरत है। और मैं आपको ये बात बड़ी संजीदगी के साथ कह रहा हूँ कि जिस तरीके से हम अब मामलात को लेके आगे चल रहे हैं, अगर इसी तरीके से आगे चलते रहे तो ये जो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ रही है, इस इन्वेस्टमेंट ने रुक जाना है। जिस तरीके से ये जो खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल है, जिस तरीके से पीटीएम वाला मामला कल से हमारे सामने डेवलप होता हुआ नज़र आ रहा है, हर जगह पर हमें ऐसे इश्यूज का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हमने बेसिक प्रिंसिपल्स जो कि गवर्नेंस के थे उसको हमने मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया है। और हमने मुल्क को माजी में तजर्बात की भेंट चढ़ा दिया था, जिसका खमियाजा अब हमको भुगतना पड़ रहा है। लिहाजा अगर आगे बढ़ना है तो फिर हमें बिलावल भुट्टो के इसी फलसफे को लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा, हमें मरीम नवाज के गवर्नेंस के मॉडल को लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा। और पाकिस्तान के जो उभरने वाले सियासी रहनुमा हैं, अब हमें उनके सियासी तर्ज फ़िक्र और उनकी सियासी फलसफे पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ताकि वो पॉलिटिकली मैच्योरिटी भी हासिल कर सके और नए आइडियाज़ के साथ पाकिस्तान को लेके आगे चल सके। लेकिन इनके लिए भी जो अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम है उसको मुकम्मल तौर पर सख्त होना चाहिए, टाइट होना चाहिए, ताकि कोई अपने पॉलिटिकल एजेंडाज के लिए जो है वो गवर्नेंस को, गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट एसेट्स को और नेशनल एक्सचेकर को किसी तरीके से नुकसान ना पहुंचा सके। इसको भी हमें इंश्योर भी करना है और सियासत में मुदाखलत को पाक भी करना है। मेरे ज़रूर ख्याल कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।